जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज में। देखिए, आज हम लोग उत्तराखंड परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 8 को हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर परीक्षावाणी में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 21 किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 8 भी आपका। इस चैप्टर से कई बार पेपर में प्रश्न बने हैं। कहीं पर आप लोगों का प्रश्न देखने को मिला है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो कहीं पर यहीं पर भूमि बंदोबस्त का भी टॉपिक है, यहीं पर सिंचाई का भी टॉपिक है, उनसे प्रश्न उठ रखे हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न आ रखे हैं, यहीं पर मिट्टी के भी प्रश्न है आपके जी। तो हम लोग इस चैप्टर को देखकर चलेंगे और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षावाणी के लिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड में वैकेंसी चली हुई है आपकी खनिज सहायक की। इसका फॉर्म चला हुआ है, जिसका फॉर्म नहीं भरा गया है 1 या 2 दिन रह रहा है, फॉर्म भर दीजिए। 1 या 2 दिन लास्ट डेट बची है, इसके बाद में आप लोगों का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो आप लोग फॉर्म भर देना प्लीज। चाहे किसी का तैयारी हुई है या नहीं हुई है, तैयारी हो जाएगी। आप लोग बार बार इन चीजों को रिवाइज करके चलना, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करना। जब आपके सामने पेपर होगा तो आपका पढ़ने का भी अच्छा मन करेगा। तो देखिए जरा, हम लोग अध्याय नंबर 8 को परीक्षावाणी के तैयार करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देना, हमारे वीडियो को नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी और काफी लोग जो एक्सपीरियंस वाले हैं वे भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उन नए बच्चों के लिए एक संकेत देते हैं और पुराने बच्चों के लिए भी कि सबसे पहले हमारे लेक्चर में से आप लोग यहाँ पर प्रश्न बनाने का प्रयास करना कि प्रश्न कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत लोगों पर प्रश्न ही बनाने नहीं आते हैं। तो इस कारण से समस्या आ जाती है उन्हें परीक्षावाणी को याद करने में। तो परीक्षावाणी को याद करने के लिए सबसे पहले प्रश्न बनाने पर फोकस करना अपना, तब जाकर के आप लोगों का मन परीक्षावाणी को पढ़ने को करेगा। अन्यथा परीक्षावाणी बहुत लोगों ने लेकर के घर में सजाई हुई है, वे परीक्षावाणी को पढ़ नहीं पाए अब तक। तो परीक्षावाणी को पढ़ने के लिए आप लोग हमारी बातों पर फोकस करना और प्रश्न बनाकर देखना कि प्रश्न कैसे बनना है यहाँ से जी, तब आप लोग प्रश्न पढ़ पाओगे जी, और बार बार रिवाइज करना। फिर तो देखिए जरा, करते हैं काम स्टार्ट अपना। हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट आया है उत्तराखंड में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो जरा। हम प्रश्नों पर ही फोकस करेंगे, बाकी सब चीजों को छोड़कर चलेंगे यहाँ पर। अब देखो, मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जलवायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म भी पाए जाते हैं। विभिन्न जगहों पर मृदाओं में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, तो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, अनावश्यक प्रश्न मत बनाना, बस जो आवश्यक है पेपर के लिए उन्हें बनाकर चलना है हमें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को, मृदा मतलब मिट्टी को, 8 प्रमुख भागों में बांटा है। तो देश की मृदा को या मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रमुख भागों में बांटा है। उनमें से जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। हमने पढ़ा पहले 2 नाम, जलोढ़ और लाल, और उसके बाद काली और लैटराइट, और उसके बाद मरुस्थलीय और पर्वतीय। आप लोग इन मिट्टियों को 4-4 के जोड़ों में बांट करके याद करना, तब याद होना स्टार्ट होगा। जैसे हमने कहा पहले 4 जोड़े में देखो जरा यहाँ पर जी, जलोढ़ और लाल और काली और लैटराइट, और उसके बाद मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट व दलदली। पीट दलदली हम लोग पढ़े लवणीय एवं अक्षारीय, 2 ये बांटे, पीट दलदली, लवणीय, अक्षारीय, 2 जोड़े ये बनाए। तो हमने कहा कि 8 प्रमुख मिट्टी में बांटा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मिट्टी को। और देखो, इस विभाजन के अनुसार अगर देखकर चले, उत्तराखंड की जो मिट्टी है अधिकांशतः वो पर्वतीय और वन्य मृदा है। इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया कि उत्तराखंड की मिट्टी का प्रकार अधिकांश कौन मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे पर्वतीय। और हम लोग देखकर चलेंगे वन्य मृदा है। पर्वतीय और वन्य मृदा है, जो वनों के आसपास की भूमि है, वन्य मृदा। तो उत्तराखंड की अधिकांश मिट्टी पर्वतीय वन्य मृदा है। और देश के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा, देश की मिट्टी को 8 प्रमुख भागों में बांटा है, और उत्तराखंड की मिट्टी उनमें से पर्वतीय वन्य मृदा है। उत्तराखंड की मिट्टी में किस चीज की कमी है अधिकांश, और किस चीज की अधिकता है, तो देखो पर्वतीय वन्य मृदा अविकसित अवस्था में है, मतलब पूर्ण रूप से उपजाऊ नहीं है, अभी इसका यूज नहीं किया जा रहा है पूर्ण रूप से। तो पर्वतीय और वन्य मृदा हम लोग देखकर चलेंगे अविकसित है, पूर्ण रूप से हम लोग कहेंगे इसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे। तो देखो जरा, हमारे यहाँ की मिट्टी में जो उत्तराखंड की मृदा है, इसमें चूना और फास्फोरस की कमी होती है, किंतु जीवाश्म की इसमें अधिकता होती है। इस मिट्टी में चूना फास्फोरस की कमी है और जीवाश्म की इसमें अधिकता है। यहाँ पर पाई जाने वाली पर्वतीय मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। उत्तराखंड की मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से लेकर के 6.5 के मध्य होता है, उत्तराखंड की मिट्टी का पीएच मान। चूना फास्फोरस की कमी किंतु जीवाश्म की अधिकता है। इस मिट्टी में चूना फास्फोरस की कमी है और जीवाश्म की अधिकता है, और मिट्टी का पीएच मान कितना है, 5.5 से लेकर 6.5 के मध्य है।
जलोढ़ लाल काली लैटराइट मरुस्थलीय पर्वतीय पीठ दलदली लवणीय एवं क्षारीय में बांटा गया है। इस विभाजन के अनुसार उत्तराखंड की मिट्टी पर्वतीय और वनीय है, जो कि अभी अविकसित अवस्था में। इस मिट्टी में चूना और फास्फोरस की कमी किंतु जीवाश्म की अधिकता है। यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी का पीएच पैमाना कितना है? 5.5 से 6.5 के मध्य। इंपोर्टेंट है जी पीएच पैमाना, और इंपोर्टेंट है यहाँ पर की कमी किसकी है और इंपोर्टेंट है अधिकता किसकी है। चूना फास्फोरस की कमी और अधिकता जीवाश्म की है, और पीएच मान कितना है? 5.5 से 6.5 के मध्य है। और उत्तराखंड की मिट्टी अधिकांश कहती है पर्वतीय और वनीय मृदा है। तो आप हमारे साथ प्रश्न बनाकर चलना जैसे हम लोग प्रश्न बना रहे। आइए आगे। पूरे देश की मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने भागों में बांटा? 8 प्रमुख भागों में बांटा है। प्रश्न देखो जरा आगे। उत्तराखंड की मिट्टी देखो जरा। उत्तराखंड की मिट्टी में हम लोग स्टार्ट करें तराई मिट्टी। उत्तराखंड की मिट्टी में स्टार्ट करेंगे तराई मिट्टी। तराई मिट्टी में देखो जरा, उत्तराखंड के देखो, उत्तराखंड के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कण को बोलते हैं बारीक कण। किसी को मालूम ना हो तो महीन कण किसे कहते हैं? बारीक कण। जो बारीक टुकड़े हैं, बारीक कण है। तो देहरादून देखो, उत्तराखंड के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिण सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न क्या बन गया? सबसे पहले प्रश्न निकालो। अब प्रश्न मिलेगा जो तराई मिट्टी है, इंपोर्टेंट यहां से चलो जरा। तराई मिट्टी में कैसे कण देखने को मिलते हैं? महीन या बारीक कण देखने को मिलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है ये लाइन। तराई मिट्टी के कण कैसे? महीन या बारीक कण है। महीन या बारीक कण है तराई मिट्टी के कण। और तराई मिट्टी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में सबसे अधिक तराई मिट्टी कहां है? उधम सिंह नगर में। देखिए जरा प्रश्नों को सुनना। हमने क्या बनाए? हमने कहा तराई मिट्टी सबसे अधिक कहां पर है ये? तो सबसे अधिक यूएस नगर में है। उधम सिंह नगर में सबसे अधिक है तराई मिट्टी, सबसे अधिक उधम सिंह नगर में। और क्या है जी विशेषता? हमने कहा महीन या बारीक कण इसमें देखने को मिले हैं विशेषता में। महीन या बारीक कण किसके? मिट्टी, कंकड़ के, पत्थर के, यहां पर रेत के बारीक कण या बालू के महीन कण। और राज्य की अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी वाली है। अब देखो इसने क्या कहा यहां पर जी? इसने कहा अन्य मिट्टियों की अपेक्षा, उत्तराखंड की अन्य मिट्टियों की अपेक्षा देखो महीन कणों से निक्षेप है और उधम सिंह नगर में सर्वाधिक है। देहरादून के दक्षिणी भाग में भी मिलती है, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक है। यह मिट्टी अन्य मिट्टियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व से मतलब यहां पर क्या लगाओगे? उपजाऊ। अधिक परिपक्व से मतलब लगाना उपजाऊ। अधिक उपजाऊ है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा। और क्या है जिसमें? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी है। और गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है। हमने कहा उत्तराखंड की तराई मिट्टी की क्या विशेषता याद करोगे? प्रश्न कैसे बनाओगे? हमने कहा सर्वाधिक तराई मिट्टी उत्तराखंड में कहां मिलती है? हमने कहा उधम सिंह नगर में सबसे अधिक मिलती है। सबसे अधिक कहां मिलती है जी? उधम सिंह नगर में मिलती है। सबसे अधिक उधम सिंह नगर में सबसे अधिक मिलती है ये तराई मिट्टी। हमें याद रखना ये तराई मिट्टी कहां मिलती है? सबसे उधम सिंह नगर में। इसी के साथ में इसके कणों का आकार कैसा है? महीन या बारीक कण है। और क्या देखे? तराई में मतलब सिंचाई वाली भूमि है, सिंचाई अधिक है यहां पर जी। तराई भूमि में सिंचाई अधिक है। उधम सिंह नगर में ये अधिक पाई जाती है। महीन या बारीक कण है इसमें। और उत्तराखंड की सभी मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जी तराई। उत्तराखंड की सभी मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है तराई। और हम लोग देखकर चलेंगे ये कैसी मिट्टी है। देखो ये दलदली और नमी और उपजाऊ वाली मिट्टी है। नमी अधिक मिलती है, उपजाऊ अधिक मिलता है इस मिट्टी में जी, सिंचाई अधिक है। अब इससे जो प्रश्न बने आप लोग देखकर चलना जरा। उत्तराखंड में सर्वाधिक है, महीन या बारीक कणों से निर्मित है। उत्तराखंड में सर्वाधिक कौन से क्षेत्रफल में? उधम सिंह नगर में है। सर्वाधिक उपजाऊ मिली है ये, और इसमें सिंचाई अधिक मिली है। क्या कमी है इसमें? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। गन्ने और धान की फसल के लिए अच्छी है ये। आगे क्या नाम पढ़ेंगे? भाबर मिट्टी। आगे नाम पढ़ेंगे जी भाबर मृदा। भाबर मिट्टी का नाम पढ़ेंगे। भाबर मिट्टी तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में। ये दोनों पॉइंट अंडरलाइन करेंगे पहले तो। तराई भाबर के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा ये जो मिट्टी है
ये जो मिट्टी है यहाँ पर ये वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी हमने कहा ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं, ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं यहाँ पर देखने को। ये वाला एरिया हमने बताया भाबर, ये वाला एरिया हमने बताया भाबर प्रदेश, भाबर। और इसके नीचे हमने कहा, इसके नीचे अगर हम लोग देख कर चले, इसके नीचे ये बारीक कण है, ये बारीक कण है इसके नीचे, इसका नाम क्या बताया हम जी? इसका नाम है जी तराई, इसका नाम बताया हमने तराई, इसका नाम तराई। और देखो इससे ऊपर क्या है जी? इससे ऊपर यह है जी शिवालिक, यह है शिवालिक। अब पर्सन को समझ गए आप लोग? पर्सन कैसे है? पर्सन सुनो अभी दोबारे से सुनो। हमने कहा तराई के तो उत्तर में, तराई के उत्तर में देखो, और देखो शिवालिक के दक्षिण में, और देखो शिवालिक के दक्षिण में। तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में मोटे कंकड़ पत्थर है, उन्हीं को भाबर कहते हैं। और देखो तराई में क्या है? बारीक कंकड़ पत्थर मिले। तो देखो जरा, तराई के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में यह मृदा पाई जाती है। हिमालय नदियों के द्वारा भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं मोटे कंकड़ पत्थर लेकर आई। इस कारण यह मिट्टी कंकड़ पत्थरों तथा मोटी बालू से निर्मित है। हमने कहा हिमालय की नदियों से जो मोटे कंकड़ पत्थर आ रहे थे उनसे बनी है ये भाबर मिट्टी। भाबर मिट्टी बनी है मोटे कंकड़ पत्थरों से, और नदी का जो जल है वो इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहता है। जिस कारण से देखो लिखा, जिस कारण से जल नीचे चला जाता है, इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहता है, काफी जो कि काफी छिछली होती है। छिछली मतलब कम कम पानी दिखाई देता है ऊपर, बाकी नीचे सभी पत्थरों के नीचे से होकर बहता है। ये मिट्टी होती है कंकड़ पत्थर वाली। तो प्रश्न क्या है पेपर में? प्रश्न यह है कि ये कृषि के लिए कैसी मिट्टी होगी? जब मोटे कंकड़ पत्थर है तो आप लोग खेती नहीं कर पाएंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त होगी। हम लोग अनुपयुक्त का अर्थ क्या लगाए? अनुपजाऊ भी कह सकते हैं। अनुपयुक्त कहे या अनुपजाऊ कहे, अनुपयुक्त या अनुपजाऊ याद रखेंगे हम लोग। कौन सी मिट्टी है अनुपयुक्त या अनुपजाऊ? भाबर मिट्टी। भाबर मिट्टी के उत्तर में शिवालिक, भाबर मिट्टी के दक्षिण में तराई मिल रहा है। और भाबर मिट्टी बनी कैसे है? मोटे कंकड़ पत्थर से बनी है। और भाबर मिट्टी कृषि के लिए कैसी है? कृषि के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मोटे कंकड़ पत्थर इसमें पाए जा रहे हैं। यहाँ पर जल कैसे चलता है? कंकड़ पत्थरों के नीचे से चलता है, तो यहाँ पर जल नीचे होकर बहता है, छिछली मिट्टी कहलाई इस कारण से। आइए जरा आगे चारागाही मिट्टी पर आइए। चारागाही जो मिट्टी है, चारागाही मिट्टी को देखो। यहां पर हम लोग देखें कहां मिलेगी ये मृदा निचले भागों में मिलेगी, जल धाराओं के निकट मिलेगी, नदियों के पास, जल प्रवाह के तटवर्ती क्षेत्रों में। अंडरलाइन करेंगे हम लोग यहां पर ये बात कि जल धाराओं के पास नदी घाटियों में मिलेगी, जलधाराओं के पास नदी घाटियों में मिलेगी। कौन सी मिट्टी? चारागाही। जहां पर पशुओं को चराया जाता है, नदियों के आसपास के एरिया में हम लोग देखते हैं चारागाही मिट्टी मिलती है। चारागाही मिट्टी को, इस मिट्टी को 5 भागों में बांटा, इस मिट्टी को निम्न 5 भागों में बांटा है। चारागाही को 5 भाग कौन से? 5 भाग के नाम देखो। एक नाम मिला है मटियार दोमट, एक नाम मटियार दोमट। दूसरा नाम देखो जरा मिट्टी का, मटियार दोमट के बाद में यहां पर देखो अत्यधिक चूनेदार दोमट। तीसरा नाम देखो कम चूनेदार दोमट। मटियार दोमट के बाद दूसरा नाम था अत्यधिक चूनेदार, कम चूनेदार, गैर चूनेदार दोमट। सारी दोमट है, दोमट के नाम। अब देखो 3 नाम तो आसानी से याद हो रहे। देखो इसमें कहा कम चूनेदार, अत्यधिक चूनेदार, गैर चूनेदार। तो चूनेदार के आधार पर 3 नाम, और 2 नाम कैसे देखे? हमने कहा एक नाम बलुई मिट्टी का मिला, एक नाम बलुई मिट्टी का मिला यहां पर जी। और देखो जी एक नाम कौन सा पढ़ा था आपने? मटियार। तो 2 नाम मिल गए, एक मटियार एक बलुई, और बाकी चूनेदार के आधार पर चारागाही। चूनेदार में कम चूनेदार, अधिक चूनेदार और गैर चूनेदार। दोमट है जी चारागाही। चारागाही मिट्टी कौन सी है? दोमट है। कहां मिलती है? नदी घाटियों के आसपास, जहां जलधाराएं चलती हो या उनके आसपास मिलती है, जल प्रवाहों के आसपास चारागाही मिट्टी। और इसके कितने भाग? 5 भाग। किस नाम पर चले 5 भाग? ये दोमट के नाम पर। दोमट के नाम पर कैसे याद करें? एक मटियार, एक बलुई दोमट, और फिर कम चूनेदार, अधिक चूनेदार, गैर चूनेदार दोमट। ये नाम याद हो जाएंगे, ऐसे है आपके लिए। आगे चलो टर्सरी मिट्टी पर। टर्सरी मिट्टी को देखो जरा। टर्सरी मिट्टी पर, टर्सरी मिट्टी हमारे यहां मिली। टर्सरी मिट्टी की विशेषता क्या? शिवालिक की पहाड़ियों में मिलती है, ये बात अंडरलाइन करेंगे। और दून घाटी में मिलती है, ये अंडरलाइन करेंगे। दून घाटी में और शिवालिक की पहाड़ी में, हमने कहा दून घाटी में और शिवालिक की पहाड़ी में टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। टर्सरी मिट्टी दून घाटी में और शिवालिक की पहाड़ी में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और जैव पदार्थ की मात्रा कम मिलती है, ये बात अंडरलाइन करेंगे। वनस्पति और जैव पदार्थ की मात्रा कम है टर्सरी में। टर्सरी में हम लोग देखकर चलेंगे वनस्पति जैव पदार्थ कम मिले हैं। शिवालिक की पहाड़ी में दून घाटी में पाई जाती है ये मिट्टी।
अब देखो हमने कहा यह छिद्रमय आर्द्रता को कम धारण करती है, अंडरलाइन करेंगे। आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता मतलब नमी को कम धारण करके रखती है, कम रोक के रखती है। ये टर्सरी मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों में दून घाटी में मिलेगी और इसमें देखो आर्द्रता कम मिलेगी, इसमें नमी कम मिलेगी इस मिट्टी में, इसमें वनस्पति और जैव पदार्थ भी कम है। इस कारण से नमी कम है अर्थात छिद्रमय मिट्टी है, छिद्रमय मिट्टी है, नमी इसमें रुक नहीं पाती ज्यादा टाइम तक, छिद्र बने हुए नीचे चली जाती है नमी जी, छिद्र बने हुए यहाँ पर जी, नमी इसमें लंबे टाइम तक नहीं रुक पाती है, सूर्य की किरणों के कारण वाष्प बनकर समाप्त हो जाती है या नीचे चली जाती है, नमी इसमें नहीं रुक पाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनाओ दोबारा। हमने कहा शिवालिक की पहाड़ी दून घाटी में मिलती है, छिद्रमय और आर्द्रता कम वाली मिट्टी है या छिद्रमय मिट्टी है अर्थात नमी कम रहती है, इसमें वनस्पति और जैव पदार्थ की मात्रा कम मिलती है। इन प्रश्नों को बनाकर चलो, आगे चलो। अब देखो एक मिट्टी यहाँ पर क्वार्टज है, क्वार्टज मिट्टी कहाँ मिली? क्वार्टज मिट्टी मिलती है भीमताल क्षेत्र में। भीमताल कहाँ पड़ता है? नैनीताल जिले में, नैनीताल जिले में मिलता है जी भीमताल, वहां मिलती है क्वार्टज मिट्टी। तो क्वार्टज मिट्टी नैनीताल के भीमताल में मिलती है, क्वार्टज मिट्टी मिलती है नैनीताल के भीमताल में जो क्वार्टज मिट्टी पाई जाती है। अब देखो इसके विषय में हम लोग क्या जानेंगे, यह मिट्टी हल्की है और अनुपजाऊ है, ये विशेषता याद करेंगे। हल्की और अनुपजाऊ, कैसे मिट्टी है ये? हल्की और अनुपजाऊ है। मिट्टी कैसे बनी? ये चट्टानों के टूटने से बनी, चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? चट्टानों के टूटने से हुआ, चट्टानों के विदीर्ण या टूटने से हुआ है किस मिट्टी का निर्माण? क्वार्टज मिट्टी का। अब देखो क्या पढ़े, दोबारा पढ़ो। क्वार्टज मिट्टी नैनीताल के भीमताल जिले में, सॉरी भीमताल क्षेत्र कहां पड़ेगा? नैनीताल जिले में पड़ेगा। तो नैनीताल के भीमताल में कौन है? क्वार्टज मिट्टी। और कैसे बनी? चट्टानों के टूटने से। कैसी मिट्टी है? अनुपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी हल्की है और अनुपजाऊ है, क्वार्टज मिट्टी। अब देखो नैनीताल जिले में ही एक मिट्टी और पढ़ो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मिट्टी नैनीताल के भीमताल में ये भी मिली है। और कैसे बनी है? आगन्य चट्टानों से बनी। आगन्य चट्टानों के टूटने से कौन बनी है? हमने कहा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मिट्टी बनी है आगन्य चट्टान से जी। यह मिट्टी हल्की और बलुई है, हल्की मिट्टी और बलुई मिट्टी है। यह आगन्य चट्टान से बनी तो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। इसमें अनेक खनिज देखने को मिल जाएंगे कृषि के लिए, जिस कारण से कृषि हो जाता है। क्वार्टज मिट्टी कृषि के लिए अच्छी नहीं है और ज्वालामुखी मिट्टी कृषि के लिए अच्छी है। क्वार्टज मिट्टी भी नैनीताल के भीमताल में, ज्वालामुखी भी नैनीताल के भीमताल में। क्वार्टज मिट्टी भी चट्टानों के टूटने से बनी, लेकिन ज्वालामुखी मिट्टी बनी है आगन्य चट्टान के टूटने से। और आगन्य चट्टान में वे सभी तत्व मिलते हैं जो हम लोग देखते हैं कृषि को चाहिए। तो कृषि के लिए आवश्यक कौन सी हो गई? ज्वालामुखी। और आवश्यक कौन सी नहीं है कृषि के लिए? अच्छी कौन सी नहीं है? क्वार्टज। और देखो टर्सरी को क्या पढ़ा? शिवालिक की पहाड़ी दून घाटी में और छिद्रमय आर्द्रता कम धारण करने वाली है, छिद्रमय मिट्टी है और आर्द्रता या नमी को कम धारण करके रखती है। इस कारण से वनस्पति कम मिलती है, जैव पदार्थ भी कम मिलते हैं, क्योंकि नमी नहीं रुक पाती तो वनस्पति कहां से मिलेगी? आगे चलो। दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी को देखो जरा। जो दोमट मिट्टी है ये भी शिवालिक की पहाड़ी के निचली ढालों में और दून घाटी में मिलती है, बस ये बात याद रखेंगे। दोमट मिट्टी और टर्सरी दोनों ही शिवालिक की पहाड़ी दून घाटी में है। और क्वार्टज मिट्टी पड़ी और ज्वालामुखी दोनों ही नैनीताल के भीमताल में है। आइए जरा यहां पर जी, इसमें देखो जैव पदार्थ विद्यमान रहते हैं, हल्के चिकनापन। हमने कहा दोमट मिट्टी कृषि के लिए अच्छी है, जैव पदार्थ इसमें पाए जाते हैं दोमट मिट्टी। आइए जरा भूरी लाल पीली मिट्टी, इससे क्या प्रश्न बनाओगे? भूरी लाल पीली मिट्टी में ये नैनीताल में मिलती है, मंसूरी में मिलती है, चक्रोता देहरादून में मिलती है। नैनीताल, मंसूरी, चक्राता, देहरादून, पहले तो इन्हीं को अंडरलाइन करेंगे आप लोग जी कि नैनीताल, मंसूरी, चक्राता, देहरादून में कौन सी मिट्टी भूरी लाल पीली मिट्टी कहां मिलती है? नैनीताल, मंसूरी, चक्राता और देहरादून में। इसमें चूना और बलुआ पत्थर डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह मृदा है, चूने से बनी है, बलुआ पत्थर से बनी है और बलुआ पत्थर के साथ में सैल और डोलोमाइट से बनी है, चट्टानों से ये मिट्टी बनी है। तो नैनीताल में, मंसूरी में, चक्राता में चूने और बलुआ पत्थर, सैल, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित मिट्टी है, हम लोग देखकर चलेंगे। यह मृदा लिखा है यहां पर देखो, यह मिट्टी अधिक नमी ग्रहण करने वाली और उपजाऊ भूमि है, इंपोर्टेंट है ये। अब देखो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल, डोलोमाइट से बनी है ये मिट्टी और अधिक नमी ग्रहण करके रखती है और उपजाऊ मिट्टी है कौन सी जी? यहाँ पर जी भूरी लाल पीली मिट्टी। कहाँ मिलती है ये? नैनीताल में, मंसूरी में और चक्राता में मिलती है। किसके कारण से बनी है? चूना, बलुआ पत्थर, सैल, डोलोमाइट के चट्टानों के टूटने से बनी है। चूना पत्थर, सैल, डोलोमाइट और चट्टानों के टूटने से बनी है कौन? भूरी लाल पीली। जबकि आगन्य चट्टानों के टूटने से कौन सी बनी थी? ज्वालामुखी मिट्टी। पीछे पड़ा आप लोगों ने। आइए लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी
हम लोग जानेंगे। देखो, भूरी लाल पीली मिट्टी भी कैसी पड़ी, उपजाऊ पड़ी और अधिक नमी ग्रहण करने वाली पड़ी भूरी लाल पीली मिट्टी। और देखो लाल मिट्टी में क्या पढ़ेंगे, ये मिट्टी कहाँ मिलेगी, पहाड़ के ढालों पर मिलेगी या पर्वतों के किनारे पर मिलेगी। अब ढालों पर किनारों पर तो खेती होने की नहीं जी। अब आप लोग समझते सकते हो, जब असंगठित है कभी भी वहां से खिसक जाएगी तो कैसे कृषि करोगे। हमने कहा लाल मिट्टी पहाड़ी ढालों या पर्वतों के किनारों पर मिलेगी तो एक साथ में संगठित होकर नहीं रहती, इस कारण से इसे कहते हैं असंगठित मिट्टी है, असंगठित मिट्टी है। हम लोगों को देखना है लाल मिट्टी पहाड़ के ढालों या पर्वतों के किनारे पर है, ये असंगठित मिट्टी है। हमें लोग इसे याद करके चलेंगे यहाँ पर जी, लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी, पहाड़ के ढालों और पर्वतों के किनारों पर क्या विशेषता पड़े, असंगठित है, एक साथ में कलेक्ट होकर नहीं रहती है, नीचे गिरती रहती है, असंगठित मिट्टी है। वन की भूरी मिट्टी पर आओ, वन की भूरी मिट्टी में से क्या निकालोगे, वनीय भागों में मिलती है ये मिट्टी, पहला पॉइंट तो ये। इसमें जैव तत्व की अधिकता और चूना फास्फोरस की कमी होती, जैव तत्व की अधिकता मिलती है और चूना फास्फोरस की कमी मिलती है वन की भूरी मिट्टी में। तो जो वन की भूरी मिट्टी है इसमें जैव तत्व अधिक है और चूना फास्फोरस कम है। वन की भूरी मिट्टी में जैव तत्व अधिक मिले और चूना फास्फोरस की कमी मिली है वन की भूरी मिट्टी में। यहाँ पर तो वन की भूरी मिट्टी जो है वन्य भागों में मिलती है, चूना फास्फोरस की कमी है इसमें और जैव तत्व की अधिकता है। इंपोर्टेंट है लाइन, जैव तत्व की अधिकता है और चूना फास्फोरस की कमी है वन की भूरी मिट्टी में, याद रख के चलेंगे पॉइंट को ना। वन की भूरी मिट्टी में हमने जाना है वन्य भागों में मिलती है, जैव तत्व की अधिकता है और चूना फास्फोरस की कमी है वन की भूरी मिट्टी में। आइए, भस्मी मिट्टी कहाँ मिलेगी, देखो वन की भूरी मिट्टी तो मिली है वन्य भागों में, जैव तत्व अधिक मिले और चूना फास्फोरस कम मिले उसमें। भस्मी मिट्टी कहाँ मिलेगी, जो भस्मी मिट्टी है हम लोग कहेंगे भस्मी मिट्टी, यह मिट्टी कम ढालू स्थानों और पर्वत श्रेणियों के आंचल में और उप उष्णीय या समशीतोष्णीय भागों में मिलती है। हमने कहा कम ढलान वाले स्थानों पर मिलती है। और कहाँ मिलेगी, उष्ण देशीय और समशीतोष्ण वाले, उष्ण और समशीतोष्ण भागों में, याद रखेंगे उष्ण और समशीतोष्ण बस। भस्मी मिट्टी कम ढालों पर मिलेगी, पर्वत श्रेणियों के आंचल में या घाटी में मिलेगी, पर्वत श्रेणी के आंचल या घाटियों में मिलेगी और उप उष्ण है ये, उप उष्ण एवं समशीतोष्ण भागों में मिलती है ये। भस्मी मिट्टी के विषय में कम ढालों पर और पर्वतों की घाटियों में और उप उष्णीय और यहाँ पर समशीतोष्णीय मिट्टी, भस्मी मिट्टी उप उष्णीय, यहाँ पर समशीतोष्ण, समान शीतोष्ण, समान जलवायु यहाँ पर देखते हैं, गर्म और ठंडी देखने को मिलती है समशीतोष्ण में। हमें कुछ नहीं देखना है भस्मी मिट्टी में, बस इतना देखना कम ढलान वाले स्थानों पर मिट्टी ये पाई जाती है, कम ढलान वाले स्थानों पर। उच्च पर्वतीय छिछली मृदा, यह मृदा कम वर्षा वाली उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है, जहां वर्षा कम होती हो और उच्च पहाड़ी भागों वहां मिलती है ये मिट्टी, ये बात अंडरलाइन करें। विशेषता के तौर पर याद रखनी, प्रश्न बनेंगे। जहां वर्षा कम हो रही होगी तो सूखा भी होगा, सूखा मिलेगा तो वनस्पति नहीं मिलेगी, ये भी तो याद रखना हमें। उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा की विशेषता क्या पड़े, कम वर्षा है, ऊंचे पहाड़ी भाग है, वहां मिलेगी। वर्षा कम होती है जहां और पहाड़ी ऊंची मिलती है, वहां मिलती है उच्चतम पर्वतीय मृदा। इसी के साथ में अगर वर्षा कम हो रही है, वहां पर पानी कम है तो सूखा अधिक होगा। देखो लिखा, अत्यधिक शुष्कता है तो मतलब सूखा अधिक है, और सूखा अधिक है तो वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव है। हमने कहा सूखा अधिक है तो वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व मिट्टी है। अपरिपक्व मतलब अनुपजाऊ मिट्टी है। इसकी परत पतली होती है, छोड़ देंगे, कोई आवश्यक नहीं है, इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ दे और याद करना चाहे तो विशेषता में याद रख लेंगे। कैसे याद करें उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा को, हमने कहा उच्चतम मतलब ऊंचा, पर्वतीय मतलब पहाड़ी, ऊंचे पहाड़ी भागों में मिलती है। और छिछली मृदा की विशेषता क्या पड़े, उच्चतम पर्वतीय पहाड़ी भागों में यहाँ पर हम लोग कहते हैं कम वर्षा होती है, और कम वर्षा होने के कारण यहाँ सूखा रहता है, और सूखा रहता है तो वनस्पति नहीं होती है, और वनस्पति ही नहीं हो रही है तो कृषि तो कैसे होगी यहाँ पर जी। तो कृषि के लिए कैसी भूमि हो गई है, अनुपजाऊ भूमि हो गई। कृषि के लिए कैसी भूमि हो गई, अनुपजाऊ भूमि हो गई है कृषि के लिए यह भूमि। आगे चलो जरा अब, उच्च मैदानी मृदा, यहां से कैसे प्रश्न बनाओगे उच्च मैदानी मृदा के, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है ये। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है ये उच्च पर्वतीय मृदा। उच्च पर्वतीय मृदा घास के मैदानों में मिलती है,
4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलती है उच्च पर्वतीय मृदा। उच्च पर्वतीय मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है उच्च पर्वतीय मृदा। अब देखो क्या विशेषता पड़े, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले में मिलेगी उच्च पर्वतीय नहीं, उच्च मैदानी। उच्च मैदानी मृदा, उच्च मैदानी याद रखेंगे, सॉरी, उच्च मैदानी मृदा याद रखेंगे हम लोग। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलती है ये मृदा। इसकी क्या विशेषता पड़े, इन मिट्टियों में प्राय नमी की कमी है। नमी की कमी है यहां पर, मतलब नमी कम मिलेगी और हल्की अक्षारीय मिट्टी है ये, और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में है, उच्च मात्रा में। तो हल्की अक्षारीय मिट्टी है उच्च मैदानी, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में है, नमी की कमी है इसमें, नमी की कमी है इसमें, ये विशेषता याद रखनी है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलती है ये उच्च मैदानी मृदा। कहां मिलेगी, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, और नमी की कमी है, हल्की अक्षारीय है, कार्बनिक पदार्थ उच्च मात्रा में है। और देखो इसी में क्या मिलेंगे, चट्टानी टुकड़ों अन्य प्रदूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण इस मिट्टी में गठन संरचना विभिन्नता आई है। इन्हें हम लोग क्या बोले, इस मिट्टी को अल्पाइन चारागाह या पाश्चर्स मिट्टी भी कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अल्पाइन चारागाह या पाश्चर्स मिट्टी, यहां पर कोमल घास के मैदान है, हम लोग कहेंगे कोमल घास के मैदान, कोमल ढलान वाले, कोमल ढलान वाले, कोमल ढलान वाले घास के मैदान है, कोमल ढलान वाले घास मैदान है ये। कोमल ढलान वाले घास मैदान जिन्हें क्या बोलते हैं जी, बुग्याल, बुग्याल भी कहते हैं जी, बुग्याल भी कहते हैं, जहां पशु चारक अपने पशुओं को चराने के लिए आते हैं। तो उच्च मैदानी मृदा को पढ़कर चलते हैं। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलती है, नमी की कमी है, हल्की अक्षारीय है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक है, और अल्पाइन पास्चर्स मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कोमल ढलान वाले घास के मैदान है ये। इन्हीं को हम लोग पढ़कर चलेंगे। यहाँ पशु चारक अपने पशुओं को चराने के लिए आते हैं, तो बुग्याल भूमि के नाम से भी इसे जानकर चल देते हैं। देखो जरा उप पर्वतीय मृदा, उप पर्वतीय मृदा में देखो जरा हमने जो प्रश्न निकालना है, उप पर्वतीय मृदा में, उप पर्वतीय मृदा कैसी है, ये घास के मैदानों से निचले भागों में मिलती है। अब देखो निचले भागों में, कहां से, घास के मैदान जो मिले हैं ना ऊपर 4000 मीटर से ऊंचे, वे घास के मैदान, उनसे निचले भागों में कौन मिलती है जी, उप पर्वतीय मृदा। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहां देवदार के, स्प्रूस के और ब्लू पाइन के आदि के वन देखने को मिलते हैं। देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि के वन देखने को मिलती है। ऐसी मृदा ये पाई जाती है, उप पर्वतीय मृदा कहलाती है। इसमें जीवाश्म अधिक है, इस मिट्टी में जीवाश्म अधिक है। इस मिट्टी की ऊपरी परत रेतीली है, इस मिट्टी की ऊपरी परत रेतीली है। और देखो हम लोग छोड़ना चाहे तो ये आगे की विशेषता छोड़ सकते हैं, यहां पर हमें यहां तक ही याद रखना है इसे। हमने कहा घास के मैदानों के निचले भागों में मिलती है, देवदार, स्प्रूस और ब्लू पाइन आदि के वन देखने को मिलती है। इसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। हम लोग ये बात याद रख के चलेंगे, ये बात याद रख के चलेंगे यहां पर हम लोग जी। इसके बाद में वर्षा की अधिकता के कारण इसमें हम लोग आर्द्रता अधिक मिलती है, ये बात अंडरलाइन कर दे। एक बात ये पढ़ेंगे इससे जी। हमने कहा उप पर्वतीय मृदा की क्या विशेषता पढ़ोगे, उप पर्वतीय मृदा की विशेषता क्या याद रखनी, तो हम लोग बता रहे जी आपको उप पर्वतीय मृदा की विशेषता। उप पर्वतीय मृदा की विशेषता में हमें देखना, घास के मैदानों के निचले भागों में देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन के वन है यहाँ पर, और इसमें जीवाश्म अधिक है। वर्षा की अधिकता के कारण आर्द्रता अधिक है। उप पर्वतीय मृदा में वर्षा की अधिकता के कारण क्या मिल रहा है जी, आर्द्रता अधिक मिल रही है, जो यहाँ पर उप पर्वतीय मृदा में देखने को मिली। आगे देखो जरा, आगे हमने जानना है राज्य में कृषि भू सुधार भूमि प्रबंधन। राज्य में कृषि भू सुधार और भूमि प्रबंधन को हमें देखना है यहाँ पर जी, भू सुधार और भूमि प्रबंधन। आइए जरा इस पर, राज्य में कृषि भू सुधार भूमि प्रबंधन। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। 2-4 मिनट और कर लीजिए जरा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस कारण से बस थोड़ा सा ध्यान देना, और थोड़ा सा बस। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के 69.77% भाग पर आबादी रहती है गांव में। यहाँ की आबादी लगभग गांव में अधिक निवास करती है, लगभग 69.77%, लगभग 70% भाग पर यहाँ की आबादी गांव में रहती है। कृषि प्रधान राज्य है जी उत्तराखंड। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है, लगभग 70%, 69.77 लगभग 70%। जो कि प्राथमिक क्षेत्र है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जड़ी बूटी और वन आदि में नियोजित रहती है।
मतलब अधिकांश से क्या कार्य करती है, जो कृषि का कार्य करती है, जड़ी बूटियों से संबंधित कार्य करती है और वनों से संबंधित अपनी लकड़ियों को वहां पर लकड़ी से संबंधित कार्य करती है, जो वनों से वहां पर अपना काम चलाएगी। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, जड़ी बूटियां और वन कौन से क्षेत्र के विषय हैं, तो हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र के विषय है। हमने प्रश्न निकाला, आप लोग प्रश्न को देखना। हमने कहा उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और लगभग उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और वो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, जड़ी बूटी और वन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उत्तराखंड के समस्त जोतों का औसत आकार अंडरलाइन करेंगे। उत्तराखंड के समस्त जोतों का औसत आकार लगभग 0.85 हेक्टेयर है। औसत आकार, उत्तराखंड के समस्त जोतों का औसत आकार अंडरलाइन करेंगे तो हम लोग देखेंगे लगभग कितना है, 0.85। 2015-16 के डाटा के अनुसार एक डाटा आया था अभी हम लोग 21-22 में, लगभग समस्त जोतों की संख्या और क्षेत्रफल क्रम से कितना है, 88,13,5। हमने कहा 8,81,305। और देखो जी क्षेत्रफल, समस्त जोतों का क्षेत्रफल, राज्य में समस्त जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल, संख्या तो यह है 8,81,305 और क्षेत्रफल है 74,73,20, 7,47,320 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल इतना है यहाँ पर जी। ये डाटा छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हैं, जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन प्रश्न अब महत्वपूर्ण सुनो, जो यहां से निकाल कर चलेंगे उसे छोड़ना नहीं। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और उत्तराखंड की 70% जनसंख्या गांव में निवास करने के कारण प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी है। प्राथमिक क्षेत्र के विषय कौन से हैं, कृषि है, जड़ी बूटी है और वन है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उत्तराखंड के समस्त जोतों का आकार लगभग औसत कितना है, तो 0.85 औसत आकार में है। आगे चलो। अंग्रेजों के शासनकाल से, ब्रिटिश शासनकाल से पहले राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए, जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए थे राज्य में, वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए थे वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। ब्रिटिश काल से पहले राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। अंग्रेजों से ठीक पहले, अब देखो अंग्रेजों से ठीक पहले, इसने देखो यहां पर 1812 में गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कराया गया था। अब प्रश्न क्या बन गया, गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, 1812 में हुआ। उसके बाद अंग्रेजी शासन चल गया था उत्तराखंड में। तो अंग्रेजों से पहले गोरखों का शासन था। गोरखों ने अन्य अंतिम भूमि बंदोबस्त अपना कब करवाया था, 1812 में गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था। और गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त हम लोग देखेंगे 1791 में। गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त कहीं पर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं आप लोग, गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त, गोरखों का पहला भू बंदोबस्त कहे या भूमि बंदोबस्त कहे। भूमि बंदोबस्त से मतलब क्या है कि जिनकी भूमि अलग अलग बिखरी पड़ी है उन्हें कलेक्ट करना है एक साथ में, कौन सी भूमि कितनी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ नहीं है, किस में कृषि अच्छी होती है, किस में नहीं होती है। अगर कृषि अच्छी होगी तो वहां पर टैक्स ज्यादा लगा देंगे, कृषि अच्छी नहीं है वहां पर टैक्स कम लगा देंगे। तो भूमि को इस प्रकार से देखा जा रहा था, जांच हो रही थी। तो गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त कराया, भूमि की जांच कराने के बाद टैक्स लगा दिया था गोरखों ने जी। कब हुआ था पहला भूमि बंदोबस्त, 1791-92 में हुआ था। हम लोग देखकर चलेंगे, 91 आप लोग याद रख लेंगे, 91 याद रख लेंगे। तो गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त 1791 में और गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त है। हमने कहा ये क्या है जी, 1812 में गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त, गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त, अंतिम भूमि बंदोबस्त या अंतिम भू बंदोबस्त कहे, कब हुआ था, 1812 में। गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1812 में। भूमि बंदोबस्त क्या है, एक प्रकार की चकबंदी है, एक प्रकार की। बस हमने कहा भूमि को कलेक्ट करके अच्छी भूमि में वहां पर टैक्स ज्यादा ले लेंगे वे और कमजोर भूमि में टैक्स कम ले लेंगे वे। तो गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1812 और पहला 1791 में हुआ था। अब देखो ब्रिटिश काल, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ। 1815 में कुमाऊं में हुआ, 1816 में गढ़वाल में, इसलिए 1815-16 लिखा है। कुमाऊं में, हमने कहा कुमाऊं में 1815 में, ये कहां हुआ था, कुमाऊं में 1815 में कुमाऊं में। और ये कहां हुआ था, 1816 में, ये हुआ था गढ़वाल में, 1816 में गढ़वाल में।
ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में 1815। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त हम लोग देखेंगे यहां पर कब होगा। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में होगा। हमने कहा ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ था। तब से लेकर अब तक मतलब 2024 तक, तब से लेकर अब तक राज्य में कुल 12 भूमि बंदोबस्त किए जा चुके। 11 तो अंग्रेजी शासनकाल में हो गए थे और एक बंदोबस्त हुआ था अंग्रेजी शासनकाल के बाद हुआ, जो हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद हुआ था 1960 और 64 तक चला था। अंतिम यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे स्वतंत्रता के बाद। तो अंग्रेजों से लेकर अब तक कितने भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में हो चुके, तो हम लोग कहेंगे 12 हो चुके हैं। अंग्रेजों के काल का पहला भूमि बंदोबस्त ये लिखा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 में गार्डनर के नियंत्रण में पहला एक साला वार्षिक बंदोबस्त किया गया। तो उत्तराखंड में अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ और किस कमिश्नर के काल में? गार्डनर के काल में हुआ। 1816 में कहां किया गया? ये गढ़वाल में किया गया 1816 में। और किसके नियंत्रण में? ट्रेल के नियंत्रण में दूसरा एक साला बंदोबस्त करवा दिया गया। हमने कहा उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में हुआ है और कुमाऊं में 1815 में हुआ, गार्डनर के नेतृत्व में हुआ और एक साल के लिए भूमि की पैमाइश करा करके टैक्स लगा दिया गया। और देखो जरा 1816 में कहा हुआ? गढ़वाल में हुआ, ट्रेल के नियंत्रण में हुआ। कमिश्नर है ये ट्रेल, कमिश्नर ट्रेल के, और गार्डनर है कमिश्नर यहां पर कुमाऊं में। कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में, गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में 1816 में भूमि बंदोबस्त। तीसरा और चौथा भूमि बंदोबस्त भी ट्रेल द्वारा कराए गए। तीसरा भूमि बंदोबस्त 1817 में हुआ, तीसरा भूमि बंदोबस्त। अब चौथा कब हुआ? चौथा हुआ 1820 में, ये ट्रेल के नेतृत्व में। ट्रेल कौन है? हमने कहा एक कमिश्नर है जो भूमि की पैमाइश करा करके बंदोबस्त। सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में, हमने कहा उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त करवाए। सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किसने करवाए हैं? ट्रेल ने करवाए। सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त ट्रेल के हैं यहां पर से ट्रेल के। कितने करवाए? 7। कितने करवाए इसने? 7 भूमि बंदोबस्त। ट्रेल का हम लोग देखेंगे जो यहां पर भूमि बंदोबस्त था 1817 वाला, इसकी क्या विशेषता पड़े? यह है जी पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त है। पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त। हमने कहा पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त। अब तक एक साल के लिए लग रहे थे, लेकिन पहली बार 3 साल के लिए लगाया। पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त है। पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त है जो ट्रेल ने लगाया, और ट्रेल ने उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त लगवाए। और कितने बंदोबस्त जी? 7 भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने लगवाए थे। अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में। अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में हुआ था। गोरखों का पहला 1791 में हुआ था, जो गमल शाह के टाइम पर, और गोरखों का अंतिम हुआ था 1812 में हुआ था। अब देखो जरा जी 1823 में एक बंदोबस्त को और बता दीजिए, ऐसे छोड़ देते हैं यहीं पर, ज्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर जी वीडियो जी आपकी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके बंदोबस्त वाले टॉपिक का एंड कर देंगे। तो ध्यान से आप लोगों को जो भी बातें बताइए, हमने काफी प्रश्न आपको परीक्षावाणी से निकाल कर दिए। आप लोगों का सबसे पहला कर्तव्य यही होगा, आप लोग परीक्षावाणी के प्रश्नों को समझना, प्रश्न कैसे बनेंगे अंडरलाइन करते करते प्रश्नों को समझना पहले, तब जाकर के उन्हें याद करने का प्रयास करना। जब आप लोग प्रश्नों को ही नहीं समझे तो याद कैसे करोगे? याद करने के लिए लॉजिक लगाया करो। कैसे लॉजिक लगाए? हमने कहा जैसे 2 मिट्टी मिली है भीमताल नैनीताल में, और 2 मिट्टी मिली है शिवालिक और दून घाटी में, और सबसे अधिक उपजाऊ कौन है और वहां पर उनकी विशेषता क्या है? मन में रिवाइज किया करो, तुलना किया करो वहां पर जी चीजों की, तब जाकर के याद होगा। तो ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से फोकस करिए अपनी चीजों पर। पेपर निकालना एक बड़ी बात नहीं होती है, लगातार काम करना एक बड़ी बात है। अगर आप लोग लगातार काम करोगे तो पेपर निकालना एक छोटी बात हो जाएगी जी। ये सच्चाई है, आप लोग प्रयास करके देखना, एक सही दिशा में सही डायरेक्शन में प्रयास करना, किसी के भी गाइडेंस में करना। आप लोग आपके जो भी गाइडेंस आपके पास में है, हमने कहा हम ऑनलाइन पढ़ा रहे जी हम लोग जी, लेकिन आपके पास में एक गाइडेंसर चाहिए, उस गाइडेंस के नेतृत्व में आप लोग करके चलना। हम लोग केवल सब्जेक्ट पढ़ा कर जा रहे हैं जी आपको जी, हम सब्जेक्ट को सही करवा रहे हैं आपको, लेकिन समय समय पर क्या पढ़ना उचित है, क्या छोड़ना उचित है, वो भी देख कर चलना है। आप लोग इन बातों पर भी हमारे ध्यान दिया करें। ये पेपर निकालने के रास्ते हैं, ये पेपर निकालने के रास्ते हैं। टेस्ट सीरीज कब लगानी है, कब नहीं लगानी, कितनी एक सप्ताह में देनी है, कितनी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, और टेस्ट सीरीज किस लेवल की देनी चाहिए,
क्या हम लोग अनावश्यक टेस्ट सीरीज देते रहे, उनसे क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से काम करिए और एक गाइडेंसर के नेतृत्व में आप लोग अपनी तैयारी को करिए। तो ध्यान रखने अच्छे से आप लोग, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जरूरी नहीं कि जिसने सिलेक्शन ले लिया वो अच्छा गाइडेंस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि जिसे एक अनुभव है, जो बहुत बार विफल हो चुका है और रास्ते वो पकड़ चुका है, बाद में सफल हो रहा है, वे बहुत अच्छे रास्ते जानते हैं। हम लोग जानते हैं उन्होंने ठोकरें खाई है, सेल्फ स्टडी करी है, कुछ भी किया है वहां पर जी, तो उन्हें बहुत अच्छे रास्ते मालूम होते हैं। आप लोग उनसे भी हेल्प ले सकते हैं अपनी। और बाकी हम लोग आपको लेक्चर देकर चले, ये लेक्चर आपके वहां पर जी आपके काम में हेल्प करेंगे, लेकिन आप लोग अपना किसी को अच्छा गुरु मान करके उससे आप अपना सहयोग ले सकते हैं। तो ध्यान रखने अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। जय हिंद, धन्यवाद।